देखिए, शेयर मार्केट टर्म के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन जब बात आती है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की तो कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इनमें जिन टर्म्स का इस्तेमाल होता है उनका मतलब क्या है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को तो ये भी पता नहीं है कि निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर या नीचे जाने का आखिर क्या मतलब होता है, आईपीओ क्या होते हैं, एफपीओ क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट क्या होता है और एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड सभी बेसिक टर्म्स को, वो भी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। And brace yourselves as India's market regulator sets the stage. There is a volatile session on a positive note. Stock at the moment is Indigo, and I think this letter that Mr. Gangwal has with written. successive life highs that we hit. आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक चाय का बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल बीकॉम चाय वाला। अब आपने देखा कि आपकी चाय को ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और आपकी चाय की तारीफ पूरे लोकेलिटी में हो रही है। तो आपने सोचा कि क्यों ना बिजनेस को बड़ा किया जाए और आपने अब पूरी की पूरी सिटी में अपनी चाय को बेचने के बारे में सोचा। लेकिन अब इस काम के लिए आपको कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपने अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे जमा किए और फिर पूरी सिटी में आपने उस चाय को बेचना शुरू किया। पर आपका बिजनेस अब आसमान छू रहा है और आपकी चाय जो पहले किसी लोकेलिटी में चर्चा में थी, अब वो पूरे शहर में फेमस हो चुकी है। तो आपने सोचा कि क्यों ना इस बिजनेस को पूरे के पूरे स्टेट में फैलाया जाए। लेकिन अब इसके लिए आपको अगेन फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, पर आपके दोस्त और रिश्तेदार इतने ज्यादा फंड्स का इंतजाम नहीं कर सकते हैं कि आप पूरे स्टेट में इस बिजनेस को फैला सकें। तो अब आपके पास केवल दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला कि आप बैंक से लोन ले लें, लेकिन बैंक से लोन लेने में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसमें आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका बिजनेस नहीं जम पाया तो आप तो बैंक लोन के तले पूरी तरीके से दब जाएंगे। तो अब यहाँ पर काम आता है सेकंड ऑप्शन, जो कि है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स आपको पैसे देने के बदले में आपके बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बीकॉम चाय वाला को पूरे स्टेट में फैलाने के लिए 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी और अब एंजल इन्वेस्टर्स ने आपसे 1 करोड़ के बदले 10% के शेयर खरीद लिए। यानी कि अब आपको जब भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो आपको उस प्रॉफिट का 10% इन एंजल इन्वेस्टर्स को देना पड़ेगा। और अगर आपका बिजनेस नहीं चल पाता है और किसी तरीके से आपको नुकसान हो जाता है तो इन एंजल इन्वेस्टर्स को 1 करोड़ रुपए लौटाने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि आपका स्टेट में बिजनेस और भी बढ़िया चल रहा है और आपकी चाय काफी ज्यादा बिक रही है, तो अब आप चाहते हैं कि आप इस चाय को पूरे देश में फैलाएं, यानी कि आप डिफरेंट स्टेट्स में बीकॉम चाय वाला की ब्रांचेस खोलें। लेकिन अब इसके लिए आपको अगेन फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी और अब ना आपके रिश्तेदार ना एंजल इन्वेस्टर्स आपको इतना पैसा लाकर दे सकते हैं जिससे कि आप अदर स्टेट्स में अपनी ब्रांचेस खोल सकें। तो अब यहाँ पर काम आते हैं वेंचर इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स आपको इतना बड़ा अमाउंट पे कर सकते हैं और बदले में इनको भी आपके कंपनी के शेयर्स चाहिए रहते हैं। और वही सेम कंडीशन इन पर भी लागू होती है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल पाता है तो आपको इनको पैसे वापस नहीं करने होते हैं। अब मान लीजिए कि आप स्टेट्स में भी धूम मचा रहे हैं और आपका बिजनेस एकदम स्काई रॉकेट कर रहा है, तो अब आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस को इंटरनेशनल लेकर जाएं। और इंटरनेशनल जाने के लिए ये आप भी जानते हैं कि आपको कितने ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब यहाँ पर ना एंजल इन्वेस्टर्स, ना वेंचर इन्वेस्टर्स, ना आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली इतना पैसा जुटा सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेकर जा सकें। तो अब यहाँ पर काम आते हैं इक्विटी शेयर्स, यानी कि अब आपको अपने बिजनेस के आईपीओ लॉन्च करने होंगे। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को इंट्रोड्यूस करती है तो उन्हें आईपीओ कहा जाता है। लेकिन आईपीओ को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको कई सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर या किसी अंडरराइटर के थ्रू आपको अपनी कंपनी को इवेल्युएट कराना पड़ता है और ये पता करना पड़ता है कि क्या आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के लिए एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद आपकी एक फाइल तैयार होती है जो कि अप्रूवल के लिए सेबी के पास जाती है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि ये सभी स्टॉक एक्सचेंजेस जो कि इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर होते हैं उनको रेगुलेट करता है। और जब आपकी फाइल अप्रूव हो जाती है फिर आपका नाम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में दर्ज हो जाता है और उसके बाद आप अपने स्टॉक्स के बदले मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। अब ये तो थी उस कंपनी की बात जो कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही है। लेकिन उन कंपनीज का क्या जो कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में हैं और वो अपने और शेयर्स इशू करना चाहते हैं, तो वो एफपीओ इशू करते हैं। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर।
अब आईपीओ और एफपीओ में फर्क ये होता है कि आईपीओ को जिस मार्केट में लॉन्च किया जाता है उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं, जबकि एफपीओ जिस मार्केट में लॉन्च होता है उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। और इन दोनों मार्केट को कंबाइंड तौर पर स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इंडिया में तो वैसे कई सारे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं, लेकिन ज्यादातर लोग केवल 2 ही मार्केट के बारे में जानते हैं, जो कि है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें भी सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अब आपने ये तो कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि दुनिया में इतने % लोग इंग्लिश बोलते हैं, इतने % लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन रिसर्चर्स ने दुनिया के हर एक इंसान से जाकर ये पूछा हो कि वो आखिर कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस तरह का डेटा निकालने के लिए अक्सर एक टेक्निक का यूज किया जाता है जिसको कि डेटा सैंपलिंग कहते हैं, यानी कि कुछ हजार लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि वो आखिर किस तरह की लैंग्वेज बोलना प्रेफर करते हैं। और इसी डेटा के बिना पर यह कहा जाता है कि दुनिया में इतने % लोग हिंदी बोलते हैं और इतने % लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो अब ठीक यही सिस्टम बीएसई और एनएससी में भी यूज किया जाता है। इस समय आप भी जानते हैं कि दुनिया में पता नहीं कितनी सारी कंपनीज हैं जो कि इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स में लिस्टेड हैं। अब इन सभी कंपनीज का डेटा एनालाइज करने जाएं तो वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। तो इसलिए एनएससी और बीएसई क्या करते हैं कि वो अपने कुछ टॉप कंपनीज को लेते हैं और उनके बेसिस पर एक इंडेक्स तैयार करते हैं जो कि उनके मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये टॉप कंपनीज कैसे डिसाइड करते हैं। वेल, बीएसई या एनएससी में जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं, ये उन सभी कंपनीज में से उन टॉप कंपनीज को ढूंढते हैं जिनकी मार्केट वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है। यानी कि जब कंपनीज के टोटल नंबर ऑफ शेयर से उनके प्राइस को इनटू किया जाता है तो जो भी अमाउंट निकल कर आता है वो जितना ज्यादा होगा वो कंपनी इनकी टॉप लिस्ट में आ जाएगी। अब एनएससी टॉप 50 कंपनीज को लेता है और उनके बेसिस पर एक इंडेक्स तैयार करता है जिसको कि निफ्टी कहते हैं। वहीं बीएसई टॉप 30 कंपनीज को लेता है और उनके बेसिस पर एक इंडेक्स तैयार करता है जिसको कि सेंसेक्स कहते हैं। जब ये इंडेक्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है और मार्केट बुलिश है, यानी कि मार्केट बढ़ रहा है। और जब ये इंडेक्स कम होने लगते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट आजकल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और मार्केट बियरिश है, यानी कि घटता जा रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने जो शेयर खरीद रखा है उसकी प्राइस भी बढ़ेगी अगर ये इंडेक्स बढ़ रहे हैं तो, क्योंकि हो सकता है कि आपने जिस कंपनी के शेयर लिए हैं वो इन टॉप कंपनीज में कहीं पर भी नहीं है। तो एट द एंड आपको अपनी प्योर रिसर्च पर ही ध्यान देना है कि आप किस तरीके से आपने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है उनके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और एक साउंड डिसीजन ले सकते हैं। तो निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर या नीचे जाने से आपको तभी फर्क पड़ना चाहिए जब आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया हो वो कंपनी इनमें लिस्टेड हो, वरना चाहे निफ्टी ऊपर जाए या नीचे, सेंसेक्स ऊपर जाए या नीचे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।